नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा मात्र 20 दिन बच चुकी है और इस लास्ट टाइम पर ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए मैं आप लोगों को 6 से 7 डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा और ये वीडियोस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बयां नहीं कर सकता। जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियोस के कितने ज़्यादा फायदे हैं। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देख लेते हैं, 6-7 वीडियोस की सीरीज होगी, इस पूरी कंप्लीट सीरीज़ को देख सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों 25 में से 20 प्लस का स्कोर आप सिक्योर कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है एंड आल्सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। आप अपने नोट्स में इसको लिख भी लेंगे, साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक्स हैं 8 से 9 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स, उन सारे टॉपिक्स पर मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँगा और मैं आपको बताता भी चलूँगा कि देखिए ये टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया है और ये टॉपिक बचा है, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा। तो चलिए बिना देर किए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आप देखेंगे जब सिलेबस तो वहाँ पर एक टॉपिक लिखा रहता है साफ साफ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, और उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके हर पहलू को देखेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। बिना देर किए चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इसे इत्मीनान से देखिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कमरे को बंद कर लीजिए और शांति से देखिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चैनल आपका मर्जी, सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं ये कहने वाला नहीं हूँ। और अगर आपको लगे कि मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ तभी आप करना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर शासन कार्य जो है इसका संचालन गांव के लेवल पर या सबसे निचले लेवल पर अगर वहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है तो इसी को बोल देते हैं स्थानीय स्वशासन। तो आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है और 4 ऑप्शन दे दें और उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसी बातों को लिखा गया हो कि शासन कार्य का संचालन स्थानीय लोगों के द्वारा, मतलब कि जब शासन कार्य का संचालन स्थानीय लोगों के द्वारा होने लगे, स्थानीय लोगों की भागीदारी से होने लगे, उनकी सहभागिता से होने लगे, उनके मदद से होने लगे, तो इसी चीज़ को बोल देते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और मूल निवासी जो होते हैं गांव के, किसी भी ग्राम के, किसी भी गांव के जो मूल निवासी होते हैं वही इस स्थानीय स्वशासन में अपनी भागीदारी को निभाते हैं। ठीक, तो स्थानीय लोगों द्वारा शासन प्रशासन में भागीदारी अगर मूल निवासियों के द्वारा हो रही है उस गांव के, तब इसी को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन के लाने का उद्देश्य इंडिया में क्या था, भारत में स्थानीय स्वशासन जरूरी क्यों था, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन भारत में इसके लाने का उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा ये लोकतंत्र है, इसका पावर, इसकी जो सत्ता है, इसकी जो पूरी शक्ति है वो केंद्र के हाथ में ही सिर्फ न हो, बल्कि इसकी कुछ शक्ति राज्यों के हाथ में ही भी हो, बल्कि इसकी कुछ शक्ति उस स्थान के लोगों के पास भी हो। ठीक है, जो उस गांव में रहते हैं। इसीलिए शासन का बंटवारा किया जाए आसानी के साथ, इसीलिए भारत में लाया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो आइए हम लोग समझते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और एक शब्द होता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, इन दोनों में क्या फर्क है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको आसानी से बताया है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब सत्ता का या जब शासन का संचालन ऊपर से हो, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जब शासन का संचालन हो, तब इसे बोल देते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। जैसे अगर सबसे पहले केंद्र स्तर पर शासन हो रहा है,
उसके बाद राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, और उसके बाद गांव स्तर पर शासन का कार्य संपन्न कराया जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। इसी को अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? इसमें शासन का जो संचालन है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब जहां पर शासन का संचालन निचले स्तर से ऊपर की ओर हो उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। यहाँ पर शासन का संचालन गांव से होगा, और कई गांवों से मिलकर जब ब्लॉक बनेगा तो उसका भी शासन का संचालन हो जाएगा, कई ब्लॉक से जिले बनेंगे तो उसका भी हो जाएगा, इसी प्रकार राज्य और केंद्र का हो जाएगा। ठीक, और इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है, इस विचारधारा के समर्थक थे भारत के महापुरुष महात्मा गांधी जी। तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्या थे? समर्थक थे। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारे देश में जो जिला लेवल पर, जिला के स्तर पर है ना, तो जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, यानी जो भी कार्य होते हैं वो जिला स्तर पर उसका संचालन और जिले का प्रशासन संभालने का जो दायित्व होता है वो होता है DM के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और इसकी पावर कितनी होती है ये सभी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में जो शासन है ये 3 प्रकार से संपन्न किया जाता है। पहला विधायिका के लेवल पर, दूसरा कार्यपालिका के लेवल पर, और तीसरा न्यायपालिका के लेवल पर। विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशियरी। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो विधायिका में अगर देखा जाए तो इसमें शासन फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है, एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पर। तो केंद्र में होती है संसद और राज्य में होते हैं विधानमंडल। जैसा कि आप लोग जानते हैं संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में और विधानमंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 168 में। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, तो केंद्र यानी संसद जो है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। ठीक इसी प्रकार बात की जाए दोस्तों, तो राज्य विधानमंडल में जो होते हैं विधानमंडल, वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है इसी तरह, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। और विधान परिषद जो होता है ये होता है विधानमंडल का उच्च सदन, और जो ये विधानसभा होती है ये विधानसभा होती है विधानमंडल का निम्न सदन या निचला सदन। आगे बात करें दोस्तों तो आती है कार्यपालिका। ठीक, तो कार्यपालिका में जो शासन होता है वो भी राज्य और केंद्र स्तर पर होता है। तो राज्य में जो लोग सम्मिलित होते हैं वो होते हैं प्रांतीय मंत्री परिषद, यानी CM यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो राज्य स्तर के कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सभी लोग किस में होते हैं? वो सभी लोग होते हैं कार्यपालिका में, राज्य स्तर पर शासन करने का कार्य करते हैं। आगे अगर बात करें तो केंद्र स्तर पर शासन का जो कार्य करते हैं, शासन का कार्य जो करते हैं केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में, उनको लिया जाता है संघीय मंत्री परिषद के रूप में। मतलब इसमें राष्ट्रपति को भी रखा जाता है, इसमें मंत्री को रखा जाता है, मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी इसी में रखा जाता है। तो कार्यपालिका में जो केंद्र का शासन करता है वो होता है संघीय मंत्री परिषद, जिसमें राष्ट्रपति, तमाम प्रकार के जो भी मंत्री हैं वो मंत्री हो जाएंगे और प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद लोकतांत्रिक केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया। आगे अगर बात करें दोस्तों तो हमको अगला टॉपिक मिलता है, अब देखिए पंचायतों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो पंचायतें होती हैं ये भी स्थानीय स्तर पर जो छोटे स्तर होते हैं जैसे ग्राम स्तर पर या छोटे नगरों के स्तर पर, ये क्या करती हैं? विधायिका और कार्यपालिका का कार्य करती हैं। यानी उसी इसमें विधायिका और कार्यपालिका का कार्य करने में कौन लोग मदद करते हैं? तो उसी क्षेत्र के निवासी, मतलब किसी गांव में अगर पंचायत है तो उस पंचायत में कौन से लोग होंगे? वही लोग सम्मिलित होंगे जो उस गांव के लोग हैं। ठीक, और वही लोग क्या करेंगे? विधायिका और कार्यपालिका का काम करते हैं। ठीक, तो उस क्षेत्र के वो निवासी जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है,
यानी कि 18 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है, आप अपने गांव में रहते हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने पंचायत में जो आपका ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के आप क्या हैं, एक सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, अगर उस गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो। अब इसका एक देखा जाए तो ग्राम प्रधान इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक, क्योंकि ग्राम प्रधान को जब आप देखेंगे तो वो जिस गांव का होता है उसी गांव का वो रहने वाला होता है, उसी गांव की वोटर लिस्ट में उसका नाम भी होता है। ठीक, और 21 वर्ष की आयु को भी वो प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, और यही क्या करता है, इस सभी का क्या होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है ग्राम स्तर पर, गांव के लेवल पर। अब देखिए पंचायत, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं गांव में जो पंचायत होती है उनको बोला जाता है ग्राम पंचायत, और नगरों यानी शहरों में जो पंचायत होती है वो होती है नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, हमारे संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख कब से कब मिलता है, अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक इसी प्रकार नगर पंचायत का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें किया गया है और नगर पंचायत का उल्लेख किसमें किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड के पर बात कर लेते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन जो है ये कब से आया भारत में, कब लागू हुआ, किसने किसने योगदान दिया, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए जो अगर इसकी हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो सबसे पहले सन 1864 ईस्वी में एक ये अंग्रेजी शासन के दौरान ही 1864 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिल गई थी। यानी अंग्रेज सरकार जब से थी तभी से वह स्थानीय स्वशासन पर जोर देने लगी थी, और इसकी शुरुआत जो माना जाता है वो मद्रास से माना जाता है। मद्रास यानी जो चेन्नई वाला इलाका है, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ से माना जाता है। ठीक, आगे अगर बात करें तो सन 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो इसने क्या किया, स्थानीय स्वशासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करना चाहिए। इसने ये कहा कि अगर हम चाहते हैं कि स्थानीय स्वशासन लंबे समय तक चले तो वित्तीय स्थिरता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये बात लॉर्ड मेयो ने कही 1870 में। वित्तीय स्थिरता का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि स्थानीय स्वशासन अच्छे से लागू हो, ग्राउंड लेवल पर वो कोई काम करे, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे धन का आवंटन किया जाए, उसे कुछ पैसे दिए जाएं, ताकि क्या हो, ताकि स्थानीय स्वशासन अच्छे से काम कर पाए। ठीक, फिर आता है 1882। अब देखिए ये जो लॉर्ड मेयो थे 1870 में, इन्होंने कहा था स्थिरता देने के लिए, लेकिन ये केवल कहे, ये सुझाव दिए, ये वित्तीय स्थिरता प्रदान नहीं कर पाए। ठीक, अब 1882 जब आया तो 1882 में उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो दोस्तों इसे स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, तो 1882 ईस्वी में, ठीक है, इसने एक काम किया, तो इसने स्थानीय स्वशासन हेतु पहला संवैधानिक प्रयास किया। इसका यह मानना था कि अगर हम स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करना होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसने एक प्रस्ताव पारित किया स्थानीय स्वशासन के लिए। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया, और यह इसके द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत इसने क्या किया, इसने उपखंड, ठीक है, और तालुका बोर्ड की स्थापना की। जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक होते हैं, उसी तरह इसने सब ब्लॉक्स की भी क्या की, स्थापना की, और तालुका बोर्ड की स्थापना की। साथ ही साथ इसने जिला बोर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की भी स्थापना की, स्थानीय स्वशासन को प्रमोट करने के लिए, अच्छे से ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर काम करवाने के लिए। ठीक, साथ ही साथ इसने स्थिरता को प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता भी किया। ठीक है, मतलब स्थानीय स्वशासन को धन का आवंटन भी किया, इसे एक धनराशि भी प्रदान की गई ताकि स्थानीय स्वशासन को जमीनी स्तर पर अच्छे से इम्प्लाई किया जा सके और काम को किया जा सके। इसीलिए
इन सभी कार्यों की वजह से ही लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे आता है सन 1907 का समय। 1907 में एक आदमी थे जिसका नाम था CEH हॉबहाउस। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, ठीक। और इस आयोग का नाम था राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, या इसे एक शाही आयोग के नाम से भी जाना गया। इस राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की जो अध्यक्षता की वो किया था CEH हॉबहाउस ने, ठीक। इन्होंने एक सिफारिश दिया, इन्होंने ये सिफारिश दिया कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण करना भी आवश्यक है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी वही बात, ठीक है, कि भारत में शासन का विकेंद्रीकरण करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना या राजनीतिक विकेंद्रीकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत जैसे देश में अत्यंत ही विविधता पाई जाती है। चाहे आप इसके भौगोलिक विविधताओं की बात करें, चाहे जनसांख्यिकीय विविधताओं की बात करें, चाहे हर चीज में, संस्कृति में, हर चीज में यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग लगते हैं, अलग दिखते हैं, उनकी अलग संस्कृति है। ईस्ट के लोग, ठीक है, और अगर बात की जाए तो पश्चिम भारत के लोग अलग संस्कृति है, अलग दिखते हैं। उत्तर भारत में अलग और दक्षिण भारत में अलग, हर प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से होते हैं, अनेकता पाई जाती है इसमें। लेकिन भारत की एक खासियत देखिए, यहाँ पर है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी के लिए भारत महान माना जाता है दोस्तों। और CEH हॉबहाउस ने जब अध्यक्षता किया तब इन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए 1919 में इंडिया काउंसिल एक्ट आया, यानी भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। और इसका एक और नाम था, इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें देखिए जो मॉन्टेग्यू थे उस समय भारत के थे सेक्रेटरी स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड जो थे वो थे उस समय भारत के गवर्नर, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने विषय बनाए। जैसे इस समय अगर आप देखें तो होता है ना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी तरह उस समय क्या होते थे, विषय होते थे। तो कुछ विषय होते थे केंद्रीय स्तर पर और कुछ विषय होते थे प्रांतीय विषय। तो प्रांतीय विषय में दो प्रकार के होते थे विषय, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय थे उन आरक्षित विषय पर शासन जो नियम बनाने का अधिकार था, जो बाकी सभी चीज़ों का अधिकार था, वो अधिकार था गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को, ठीक। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उन हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों का, जो खासकर जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुआ करते थे, तो जो भारतीय लोग थे उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया हस्तांतरित विषय पर शासन, हस्तांतरित विषयों पर कार्य करने के लिए, ठीक। और इन्हीं हस्तांतरित विषयों में एक विषय था स्थानीय स्वशासन। तो सन 1919 के इंडिया काउंसिल एक्ट या भारत शासन अधिनियम में भी स्थानीय स्वशासन के उल्लेख मिलते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो आता है फिर उसके बाद 1935 का इंडिया काउंसिल एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम, ठीक। तो 1935 के इंडिया काउंसिल एक्ट में शक्तियों का वितरण किया गया और शक्तियों के वितरण हेतु 3 प्रकार की सूचियों को बनवाया गया। पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची और तीसरा थी समवर्ती सूची। और इसी राज्य सूची का एक विषय हुआ करता था कौन, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन क्या था, राज्य सूची का एक विषय था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए भारत अब 1947 में आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले संविधान सभा का गठन हुआ था और अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनी थी। और संविधान सभा के गठन के दौरान ही उस समय संविधान सभा में एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री मन्नारायण अग्रवाल जी। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो श्री मन्नारायण अग्रवाल जी ने क्या किया, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे, तो इन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जारी रखने की बात की। इनका यह मानना था कि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, रोजगार आदि सभी प्रकार की चीज़ों के लिए भारत के गांव के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान सभा में श्री मन्नारायण अग्रवाल जी ने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इन्हीं की बातों को माना गया और भाग 4 में
भारतीय संविधान के भाग 4 में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों को अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डीपीएसपी भी बोल देते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायत का गठन मिलता है, और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में भी यहीं पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी एक गांधीवादी विचारधारा के समर्थक एक और आदमी थे, उनका नाम था के.सी. कुमारप्पा। तो के.सी. कुमारप्पा ने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास किए, और इनका भी प्रयास अत्यंत ही सराहनीय रहा इस क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा और इनकी बातों को मानकर पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। अब ये जो पंचायती राज थी और सामुदायिक विकास मंत्रालय था, इसमें पंचायती राज जो मंत्री थे उस समय, तो पंचायती राज मंत्री का नाम था एस.के. डे। इनका नाम याद रखिए। तो प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? एस.के. डे। ठीक, आपसे गलत नहीं होना चाहिए अगर ये प्रश्न बन जाए तो। आगे अगर दोस्तों बात करें तो जो स्थानीय स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन के लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? गांवों का विकास करना। अब गांवों का विकास यानी इसको हम ग्राम विकास भी कह सकते हैं। तो ग्राम का विकास कैसे हो सकता है? ग्राम का विकास तभी हो सकता है जब हम इसकी आधारभूत संरचना का, या जो बेसिक नीड होती है किसी भी गांव की, उसका अगर हम विकास कर दे तो आधारभूत संरचना क्या होगी? जैसे कृषि का अगर विकास कर दिया जाए, भूमि में सुधार कर दिया जाए, जैसे हदबंदी क्या होता है, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, बिचौलियों का अंत, ये सारी चीज़ें अगर कर दी जाए तो उस गांव में भूमि सुधार भी हो जाएगा। साथ ही साथ उस गांव में काश्तकारी सुधार कर दिए जाए और सिंचाई सुविधाओं को भी उपलब्ध कर दिया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, ये सभी क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर किसी गांव में इन सारी चीज़ों की अच्छी सी व्यवस्था कर दी जाए, गांव में कृषि विकास को उन्नत करने के लिए भूमि सुधार चलाया जाए, हदबंदी, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, बिचौलियों का अंत किया जाए, काश्तकारी सुधार किए जाएं, सिंचाई सुविधाएं की जाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो उस गांव का विकास तो निश्चित ही होगा। और ये सभी कार्यों को करने का दायित्व तो किसे दिया गया? स्थानीय स्वशासन को। इसीलिए भारत में गांवों के लिए स्थानीय स्वशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों तो आगे आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया 2 अक्टूबर सन 1952 ईस्वी को। ज़्यादातर योजनाएं जो थीं शुरू में वो 2 अक्टूबर के दिन ही लाई गई। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है इस अवसर पर। ठीक, और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था ये किस देश की सहायता से लाया गया था? तो बाय द हेल्प ऑफ यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही उद्देश्य मतलब मदद से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। एक और चीज़ का ध्यान में रखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर संचालन करने के लिए, और मतलब हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर एकदम अच्छे से इसका संचालन करने के लिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी जिला अधिकारी की। यानी जो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होता था, उसका ये मुख्य दायित्व था कि वो अपने जिले में जो भी गांव हैं उन गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अच्छे से चलाए। ठीक है, इसके तहत ही एक और गठन किया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा का, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किया गया था 1953 में। ठीक, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन ही इसका गठन किया गया था, और इसका गठन किया गया था अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ड फाउंडेशन। ये एक कार निर्माता कंपनी है, फोर्ड कंपनी, आप लोग जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे इसका। तो फोर्ड कंपनी के सहयोग से ही भारत में क्या किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा को लाया गया। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग समझेंगे दोस्तों, सरकार ने यह उद्देश्य लाया था कि भारत में स्थानीय सुशासन को जमीनी स्तर पर लाएंगे, और जब स्थानीय सुशासन अच्छे से काम करेगी तो गांवों का विकास निश्चित रूप से होगा। और अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें गांवों का विकास करना होगा। क्यों? क्योंकि भारत गांवों में निवास करता है। अगर बात करें दोस्तों आगे, तो
सरकारी उद्देश्य तो मतलब सरकार का उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन को जमीनी स्तर पर लाना, लेकिन सरकार इस उद्देश्य में बुरी तरह से फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। इसका कारण यह था कि जो जिला अधिकारी थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से नहीं किए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो जिलाधिकारियों की थी, और जिलाधिकारी इसको अच्छे से समझ भी नहीं पाए और इसको जमीनी स्तर पर लागू भी नहीं कर पाए। इसीलिए यह योजना बुरी तरह से क्या रही, असफल रही। फिर इसके बाद क्या किया गया, एक व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता जी, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसको बोला जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन किया गया था सन 1957 ईस्वी में। ठीक, गठन तो इसका खैर 1956 में ही गया था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने गठन होने के एक साल बाद यानी सन 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इसकी सिफारिश की। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ये मतलब होता है कि अब जो पंचायती राज संस्थाएं होंगी ये 3 स्तर पर काम करेंगी। पहला जिला स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा ग्राम स्तर पर। तो जिला स्तर पर जो काम करेगी उसको बोला जाएगा जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो काम करेगा उसको बोला जाएगा पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर जो बोला जाएगा उसको बोला जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक, इसके नियमन और नियंत्रण का जो संपूर्ण दायित्व होगा वो होगा राज्य सरकार का। मतलब राज्य सरकार ही इसके नियमन और नियंत्रण का कार्य करेगी। अब देखिए, किसी भी योजना को डायरेक्ट लागू नहीं किया जा सकता, उसको सबसे पहले देखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले प्रयोग करके एक आध 2 जगह पर 3 जगह पर, ठीक है, प्रयोग किया जाता है कि यह योजना सच में काम कर रही है कि नहीं। तो जब वो योजना अच्छे से काम करने लगती है उसको सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करते हैं। अगर वो योजना वास्तव में काम कर रही है, उससे वास्तव में लोगों का लाभ होने लगता है, तो उससे उस योजना को फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले योजना कहाँ पर लॉन्च की गई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। तो आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कार्यान्वयन कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली कहाँ पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का वो किया गया क्रियान्वयन, तो 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और नागौर जिले का एक गांव था जिसका नाम था वगदरी गांव। इसी गांव से सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक, और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले वहां पर लागू करने का काम उस समय के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो 11 अक्टूबर को सन 1959 में पूरे आंध्र प्रदेश में संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसके बाद 1960, 1962, 1963 और 1964 में कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी इसका क्रियान्वयन कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसकी संरचना और क्रियान्वयन करने का पूरा कार्य जो करेगी वो राज्य सरकार ही करेगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद सन 1978 में आ जाता है, उससे पहले ही जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। और जनता पार्टी की सरकार स्थानीय स्वशासन हेतु एक समिति का गठन करती है। उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। देखिए दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अशोक मेहता समिति जो थी यह 1978 में आई। उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे बलवंत राय मेहता समिति, यह 1957 में आई थी। यह कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी और यह जनता पार्टी के समय में आ रही है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो स्थानीय स्वशासन हेतु जनता पार्टी की सरकार ने किसका गठन किया था, अशोक मेहता समिति का। इसे 13 सदस्यों की एक समिति थी और इसकी सिफारिश जो थी यह आई अगस्त 1978 में। और इसने यह सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर होना चाहिए। तो कौन कौन से थे वो 2 स्तर, चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। यहाँ पर देखिए अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया। इसका करने का यह उद्देश्य था कि सबसे पहले हम लोग इसे जिला स्तर पर देखेंगे,
जिला पंचायत करके, और उसके देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको मंडल पंचायत बोल के। ठीक, तो जिला पंचायत होगा और दूसरा कौन होगा, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत के तहत आएंगे 10 से 15 गांव एक साथ लिए जाएंगे। ठीक, जिनकी जनसंख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 हजार होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ ही साथ अशोक मेहता समिति ने कुछ अच्छी बातें कही। जैसे इन्होंने कहा कि एससी और एसटी को आरक्षण देना बहुत आवश्यक है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि गांव का अच्छे से विकास हो, ठीक, उसका सर्वांगीण विकास हो, तो उस गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको भी बराबर का हक देना चाहिए। इसीलिए एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की गई, जो इसको वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। देखिए, इससे परे आप जैसा कि जानते हैं, मैंने यहाँ पर हम आपको बताए थे कि संरचना और क्रियान्वयन करने का जो पूरा दायित्व होगा वो राज्य सरकार का होगा, जिसकी वजह से राज्य सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ रहा था, और उनको सहयोग करने के लिए ही लाया गया वित्त आयोग की स्थापना की गई, जो इसको वित्तीय स्थिरता प्रदान करने का कार्य करेगी। ठीक, राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उन्हीं के परामर्श पर और नियंत्रण में ही राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे, है ना, वो नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कि अब हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, और इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होगी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही होगी। ठीक, इसके बाद एक बात किया जाए तो राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर भागीदारी मिलनी चाहिए। इसने ये बात बोला था कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनको हर ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर चुनाव चिन्ह के साथ भागीदारी मिलनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इन्होंने एक और बात कहा था अशोक मेहता समिति ने कि पंचायती राज मंत्री के पद का गठन किया जाना चाहिए राज्य स्तर पर। ठीक, एक पंचायती राज मंत्री का होना भी आवश्यक है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो तीसरी समिति जो थी वो थी डॉक्टर वी राव समिति। यह 1985 में आई, और यह समिति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। देखिए, यह योजना, ये जो गठित किया गया था, इसका गठन किया गया था योजना आयोग के परामर्श पर। तो योजना आयोग के परामर्श पर डॉक्टर वी राव समिति का गठन सन 1985 ईस्वी में हुआ था। और जो यह मॉडल था, ये पंचायती राज व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल था जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया गया। देखिए, सबसे पहले कौन सी समिति आई, सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया। इसके बाद आई अशोक मेहता समिति, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया। और इसके बाद तीसरा आता है वी राव समिति, इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मॉडल पर काम किया। इसने देखिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और ग्राम स्तर पर शासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने का कार्य किया था। तो राज्य स्तर पर जो होगा उसे बोला जाएगा राज्य परिषद, जिला स्तर पर जो होगा उसे बोला जाएगा जिला पंचायत परिषद, मंडल स्तर पर जो होगा उसे बोला जाएगा मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर जो होगा उसे बोला जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, अब इसने भी कुछ सिफारिशें की थी वी राव समिति ने। तो इसने जो सिफारिशें की थी, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसने सिफारिश किया कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा स्थानीय स्वशासन को स्थिरता देने हेतु। यही बात बोली थी अशोक मेहता समिति ने भी, आपको याद होगा। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि एससी और एसटी को हम क्या देंगे, आरक्षण देंगे। लेकिन यहाँ पर वी राव समिति में कहा गया था कि महिलाओं को भी आरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी गांव में जितनी दयनीय दशा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की होती है, उतनी दयनीय दशा उस गांव के महिलाओं की भी होती है। इसीलिए महिलाओं को भी आरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ इसमें निर्धारित किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का यानी 5 साल का होगा। और लेकिन एक दिक्कत ये हो गया कि सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। जो वी राव समिति थी, इसने जो सिफारिश लाई थी, इसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आया चौथा, और चौथा था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो था, इसका गठन किया गया था सन 1986 ईस्वी में। और स्थानीय स्वशासन को प्रभावशाली बनाने हेतु इसने एक बात कही। इसने क्या बात कही? इसने कहा कि
स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना अत्यंत ही आवश्यक है। तो पहला इसने सिफारिश क्या किया कि संवैधानिक दर्जा देना स्थानीय स्वशासन को अत्यंत आवश्यक है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि वह कौन सी समिति थी जिसने स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाने के लिए इसे संवैधानिक दर्जा देना अत्यंत आवश्यक समझा, तो आप बोलेंगे कि LM सिंघवी समिति। 1986 में इसका गठन हुआ था। इसी ने बोला था कि स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाने के लिए हमें संवैधानिक दर्जा इसे देना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो इसने एक और बात कहा कि राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और गैर दलीय व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसने एक बात ये भी कही कि जो राजनीतिक दल हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी भी उस समय थी, इसके अलावा जो भी पार्टीज हैं, इनका जो राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होता है ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए इसमें। यानी कि पंचायत स्तर के चुनावों में जैसे प्रधान का चुनाव हुआ और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, साथ ही साथ उसके और नीचे स्तर पर देखें तो BDO का चुनाव हुआ, तो इन सभी के चुनावों में बीडीसी का चुनाव हुआ, तो इन सभी के चुनावों में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह होंगे वो गैर दलीय होंगे और गैर दलीय व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसीलिए आप कभी भी किसी भी चुनाव चिन्ह में मतलब प्रधान के या जिला पंचायत सदस्य के चुनाव चिन्ह में आप कभी भी कमल नहीं देखेंगे, कभी साइकिल नहीं दिखेंगे, कभी हाथी नहीं दिखते हैं चुनाव चिन्ह में। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टियां हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टियां हैं उनका प्रतीक है। ठीक, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब तरह का होता है, जैसे अनाज उसाता हुआ किसान और आग तापता हुआ किसान और लालटेन, है ना, लालटेन भी नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार क्रेन हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का क्या किया जाता है, वहाँ पर चुनाव चिन्ह रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी गैर दलीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई जाती है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी करना आवश्यक होता है। यह बात भी किसने कही थी? LM सिंघवी समिति ने। ठीक, इसके अलावा उसने बोला कि वित्तीय स्थिरता प्रदान करना तो अत्यंत ही आवश्यक है। देखिए, एक बात जो हर समिति के लोग बोल रहे हैं वो है इसको वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, क्योंकि जब तक हम इसको वित्तीय स्थिरता प्रदान नहीं करेंगे तब तक स्थानीय स्वशासन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखिए राजीव गांधी आ जाते हैं, और राजीव गांधी क्योंकि 1984-85 के आसपास ही उनकी माता यानी इंदिरा गांधी का देहावसान हो गया, तो उसके बाद राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी स्थानीय स्वशासन के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे। इसीलिए उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एक PK थुंगन समिति 1988 में इसका गठन किया। इसका इसलिए गठन किया था ताकि स्थानीय स्वशासन को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। इसने भी कुछ सिफारिशें दी। इसने भी वही दिया कि सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि SC ST और महिलाओं को आरक्षण देना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जब इन्होंने ऐसा बोला तो राजीव गांधी ने डायरेक्ट 64वां संविधान संशोधन विधेयक ला दिया, यानी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA। ठीक, तो 64वां CAA कौन लाए? राजीव गांधी के समय में आया सन 1989 ईस्वी में। अच्छा, तो ये तो लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर इसका मामला फंस गया। राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया। तो जब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित नहीं होता है तब तक वह विधेयक मान्य नहीं होता है। फिर उसी तरह आया 65वां संविधान संशोधन, फिर इन्होंने लेकर आया ये मुद्दा 1989 में ही, लेकिन उस समय ये लोकसभा में पारित हो गया फिर से, लेकिन राज्यसभा में ये फिर से पारित नहीं हो पाया। ठीक, इसके बाद आता है PV नरसिम्हा राव जब PM थे, यानी प्रधानमंत्री जब PV नरसिम्हा राव थे, तो इन्होंने एक विधेयक लॉन्च किया 73वां संविधान संशोधन। और जब ये विधेयक इन्होंने पारित किया तो ग्राम पंचायत 24 अप्रैल 1994 को और 74वां संविधान संशोधन जब पारित किया तब नगर पंचायत 1 जून सन 1994 ईस्वी को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से पारित हो गया। तो ग्राम पंचायत 24 अप्रैल 1994 और नगर पंचायत 1 जून 1994। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 360 या 480 पिक्सल में करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो यह लोकसभा में भी पारित हो गया 22 दिसंबर को, राज्यसभा में भी पारित हो गया 23 दिसंबर को, और राष्ट्रपति ने भी इस पर अनुमोदन कर दिया 1993 में 20 अप्रैल को, जिसके बाद ये क्या हो गया?
पूरी तरह से देश में देश में पूरी तरह से यह लागू हो गया। ठीक, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत जो है, तो इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ठीक है, और आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर संविधान के भाग 9 में, ठीक, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक कुल इसमें 16 अनुच्छेद आपको मिलेंगे। तो इन 16 अनुच्छेदों में आप और 11वीं अनुसूची में, ठीक, पंचायतों के कुल 29 कार्यों का उल्लेख है। तो अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, 11वीं अनुसूची में। ठीक, और अगर बात करें दोस्तों, तो पंचायत के जो कार्यों का उल्लेख है वो 29 कार्य टोटल मिलते हैं। ठीक, इसी 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यों का उल्लेख मिलता है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो ग्राम पंचायत जो देखा जाए इसमें त्रिस्तरीय बताया गया है। जिला पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा ग्राम पंचायत। जिला पंचायत जो होगा वो किस लेवल पर होगा? जिला स्तर पर। पंचायत समिति किस लेवल पर होगी? ब्लॉक स्तर पर। और ग्राम पंचायत किस लेवल पर होगा? ग्राम्य स्तर पर। इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। ठीक, वहां पर ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय नहीं होता है, वहां पर द्विस्तरीय होता है। ठीक, वहां पर बस जिला पंचायत होता है, और जिला में जिला पंचायत हो जाता है और गांव में ग्राम पंचायत हो जाता है, बस द्विस्तरीय व्यवस्था होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो जिला पंचायत, आंचलिक परिषद, अंचल पंचायत और ग्राम पंचायत, यह 4 लेवल में यहाँ के पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो नगर पंचायत भी आ जाता है। तो नगर पंचायत आपके टॉपिक में नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ग्राम पंचायत ही पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 मिनट का समय लेकर बता देता हूँ। नगर पंचायत जो है ये 74वें संविधान संशोधन के तहत आया। भाग 9 क में इसे संविधान के जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पंचायत का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 18 अनुसूचियां शामिल हैं, 18 अनुच्छेद शामिल हैं, और यह कुल 12वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न बन जाए कि नगर पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? 12वीं अनुसूची में। और नगर पंचायत के 18 कार्यों का जिक्र मिलता है, तो 12वीं सूची में नगर पंचायत के 18 कार्यों का जिक्र मिलता है। वहीं पर 11वीं सूची में ग्राम पंचायत के 29 कार्यों का उल्लेख मिलता है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो आता है भाग 9 ख। तो 97वें संविधान संशोधन सन 2011 के तहत एक सहकारी समिति का गठन किया गया। ठीक, इस समिति ने स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन पर बहुत ही अधिक जोर दिया। खैर, ये सभी शब्दों को अगर मैं बताने लगूं तो इसी को बताने में कम से कम 40 मिनट का समय लग जाएगा। तो आपको यह इतना डीप में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताते रहा हूँ। ठीक, तो यह फिर इसके बाद आता है 97वें संविधान संशोधन। तो भाग 4 जो आप जानते हैं DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी परिवर्तन किया गया और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 43B। ठीक, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। अच्छा, देखिए अगले क्लास में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचाऊंगा और आपका ये त्रिस्तरीय बताऊंगा थोड़ा सा आपको, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करूंगा। ठीक, नहीं तो चलिए इसी वाले क्लास में खत्म कर देते हैं। अब देखिए भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, और भारत के ज़्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है और जिला पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। पंचायत समिति में भी एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। जिला पंचायत में भी एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत जो होता है ये प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव इसमें किया जाता है। ग्राम पंचायत में प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक, और पंचायत समिति में प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर
एक सदस्य का चुनाव किया जाता है और जिला पंचायत में प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। बस इतनी बातें आपको यहाँ पर समझनी थी। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक स्तर पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। ठीक, जो भी सदस्य होंगे प्रत्येक स्तर पर, चाहे ग्राम पंचायत के सदस्य हों, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, इन सभी सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप लोग समझेंगे, जो सदस्यों का चुनाव होता है ये तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो अध्यक्षों का चुनाव है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। ये जो सदस्य होते हैं यही अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत पर जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत पर जो अध्यक्ष होता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है प्रधान, और प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, इतना सारी चीज क्लियर है उम्मीद करता हूँ आपको। तो यहीं पर भी वो बातें लिखी गई है कि पंचायत समिति और जिला पंचायत में जो अध्यक्षों का चुनाव होता है वह सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। ठीक, और ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और शब्द आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी गांव के ऐसे लोग जिनका वोटर लिस्ट में, उस गांव की मतदाता सूची में नाम हो, वो सभी सदस्य क्या कहलाते हैं? वो सभी सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। ठीक, और यह एक कार्यकारी संस्था है। यह क्या है? एक कार्यकारी संस्था है जो ग्राम पंचायत पर काम करती है ना। गांव में विकास का काम करने का जो पूरा अधिकार होता है वो ज़्यादातर सभी अधिकार वो ग्राम सभा के पास होता है। ठीक, और उसी ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। ठीक, और उस ग्राम सभा के बाकी सदस्य कौन होते हैं? तो गांव के वो सभी लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इतना थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूँ। ठीक, आगे अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो सदस्य होते हैं ये सारे सदस्य, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी चाहे पंचायत समिति की हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, तीनों सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो प्रथम अधिवेशन से, मतलब जब पहली बैठक होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे वह पंचायत समिति की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, तीनों में जो प्रथम अधिवेशन जब उन लोगों का होगा तो प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक के लिए इनका कार्यकाल होता है पंचायतों का। ठीक, तो लेकिन समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। तो समय से पहले भंग करने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा, और अगर वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और तो उसके बाद 6 माह के भीतर ही दोबारा चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक, तो बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। अगर आप नगर पंचायत के बारे में, खैर ये तो आपकी परीक्षा का टॉपिक है नहीं, फिर भी अगर आप नगर पंचायत के बारे में थोड़ा और डीप नॉलेज पाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर दीजिएगा, एक गिरी सर करके हैं। ठीक है, उनका पूरा नाम शायद हमें याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक, तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके टॉपिक में दिखा है वो आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मैंने अच्छे से समझाया चीज़ों को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और वीडियो में अभी तक आप बने हो इसका मतलब आपने लेखपाल के लिए डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, और उस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।